Hello students, in the last lecture we were discussing about the competency of the witnesses. Starting from the section 124 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें हमने बात की थी कि all witnesses are competent witnesses. हमने इसके अंदर चाइल्ड विटनेस के बारे में भी हमने देखा कि चाइल्ड विटनेस चाहे वो competent witness है, बट इट इज अ डेंजरस विटनेस बिकॉज वो अपने ही ख्यालों में रहता है, बिकॉज द चाइल्ड लिव्स इन इमेजिनरी लाइफ ऑफ हिज ओन एंड इट इज इजी टू ट्यूटर सच चाइल्ड, राइट। हमने देखे थे कि दो पैरामीटर्स हैं किसी भी विटनेस को कॉम्पिटेंट विटनेस कहने के लिए, कि उससे अंडरस्टैंडिंग उस क्वेश्चन की आ रही है एंड ही कैन गिव रेशनल आंसर्स, राइट। एंड सेकंड पॉइंट इसमें ये था कि जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, हम उसे भी मेयरली कि वो पर्सन अनसाउंड अनसाउंड माइंड का है, हम उसे अनकॉम्पिटेंट हम उसे नहीं कहेंगे। कि जहां हमारे दो पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ अंडर सेक्शन 126 डीड विद सेक्शन 128। एंड उसके बाद हमने देखा था कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, चाहे वो किसी एडवोकेट या क्लाइंट के बीच में है या किसी पब्लिक ऑफिसर ने ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल एक्टिविटीज ऑफिशियल फंक्शंस, उसे कोई भी कम्युनिकेशन रिसीव हुए तो उसे कंपेल नहीं किया जा सकता, राइट। हमने देखी थी कि एक होता है दे आर नॉट परमिटेड एंड दे कांट बी कंपेल्ड। जहाँ पे वर्ड कंपेल्ड है, इट मीन्स कि जहाँ पे कंपेल्ड है, इट मीन्स कि अगर पर्सन अपनी विल से कोर्ट में आके गवाही देना चाहे तो वो दे सकता है, अदर देन कोर्ट उसे कंपेल नहीं कर सकता। जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वो परमिटेड ही नहीं है, इट मीन्स कि पार्टी अपनी विश के अपनी विल के साथ भी अगर एविडेंस दे रही है, इट इज नॉट परमिटेड कि ऐसा एविडेंस आए, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, राइट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। हमारा एक सेक्शन रह गया था, सेक्शन 127। सेक्शन 127 बात करता है कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल किसी जज या मैजिस्ट्रेट को, हमने ये बात की थी ना कि यहाँ पे ऐसे दो वर्ड्स क्यों लिखे गए हैं, चाहे हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं चाहे हम सिविल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों में एप्लीकेबल होता है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये कह रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैं एक जज हूँ, मेरे सामने कोई विटनेस कोई गवाही दे रहा है, ठीक है, या मेरे सामने कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ मेरे सामने कुछ मर्डर हो गया, तो मुझे कब बुलाया जाएगा एज ए विटनेस, मतलब जज या मजिस्ट्रेट को विटनेस आप कब बुला सकते हो। नो जज और मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट इन विच ही इज सबॉर्डिनेट, कि जो उसकी सीनियर कोर्ट है उसे बुला सकती है। अदर देन दैट नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल बी compelled टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट। इट मीन्स कि जब बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई जज ने कोई जज ने कोई जजमेंट दी, तो दूसरी कोर्ट उस जज को नहीं बुला सकती भी, आपने अपने कंडक्ट के बारे में आप एविडेंस दो भी, आपने किस बेसिस पे आपने उस जजमेंट को दिया है, जो या जो आपकी कंडक्ट विद इन द कोर्ट में रही है, तो वो आप उसका आके कोर्ट में एविडेंस दो। बट उसे कौन बुला सकता है, सुपीरियर कोर्ट उसे बुला सकती है। और टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट, राइट। अगर कोई कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा ऑफेंस वगैरह हुआ, तो जहाँ पे वही जज साहब हमारे विटनेस हैं, तो उसे सिर्फ तब बुलाया जा सकता है जब क्या है कि सुपीरियर कोर्ट ने उसे बुलाया है। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, कंपेल्ड वर्ड यूज है, बट जहाँ पे मजिस्ट्रेट खुद जाना चाहे तो वो जा सकता है। which came to his knowledge as such judge or magistrate but may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting। अगर कोई दूसरे मैटर्स ऐसे हुए तो तब उसे बुलाया जा सकता है, अदर देन वाइज उसे नहीं बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
कोई विटनेस कोर्ट में आके झूठी गवाही दे रहा है, तो आप जज साहब को आप नहीं बुलाओगे कि सर आप आके बताओ कि क्या हुआ था। जैसे मैंने आपसे पहले एग्जांपल ली थी कि अगर जज के सामने कोई ऑफेंस हो गया, तो आप उस जज को एज ए विटनेस बुला सकते हो। ये हमें कौन कहता है, जो हमारी लास्ट लाइन है। बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच ऑकर्ड इन हिज प्रेजेंस व्हाइल ही वाज सो एक्टिंग, राइट। तो इसमें आप बुला सकते हो, अदर देन आप नहीं बुला सकते। नेक्स्ट हमारे सेक्शन 134 तक कंप्लीट हो चुके थे। नाउ वी मूव टू सेक्शन 135। सेक्शन 135 हमारा बात करता है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। कि ए वर्सेस बी कोई सूट था, तो आप तो जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, कोर्ट किसी भी या पार्टी ए को भी या पार्टी बी को भी वो कंपेल कर सकती है। पर जो थर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पर्सन है, ए वर्सेस बी, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई जमीन है, इस जमीन का डिस्प्यूट है जो इसके साथ लगती सी की जमीन है। तो कोर्ट सी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप आके अपने टाइटल डीड्स आप कोर्ट में पेश करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सी विटनेस बना, सी कहता है जी इसके ऊपर तो ए का कब्जा है, बी का कब्जा नहीं है, मतलब ए पोजेशन में था, बी पोजेशन में नहीं है, इसका असली मालिक कौन है, ए है। बी कहता है भी सी भी तू कौन होता है, तू तो आप जिस जमीन पे बैठा है वो भी तूने कब्जा किया हुआ है बिना फालतू का, भी इसके ऊपर तो तेरी भी ओनरशिप नहीं है। तो कोर्ट अभी सी को नहीं बुलाएगा, अब तू अपने टाइटल डीड्स को लेके आ। इससे क्या होगा, अगर उसको हम अब बुला लेते हैं, फिर सूट के अंदर एक और सूट पे चल पड़ेगा, ये वाला सूट तो फिर डिसाइड ही नहीं होगा, राइट। तो डेट्स वाई कि आप सी को आप नहीं कंपेल कर सकते कि आप अपने टाइटल डीड्स को लेके आओ या ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लेके आओ जो आपको इनक्रिमिनेट कर रहे हैं। इसका एक और पर्पज है कि अगर हम इसको अलाउ कर दे तो फिर तो कोई भी विटनेस एविडेंस देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, बिकॉज उसको लगेगा कि अगर मैं कोर्ट में गया तो वो मुझसे ही ना कुछ मांग ले हैं, राइट। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any a property or pledge, mortgage, or any document, the production of which might intend to incriminate him, unless अगर वो एग्री करता है लेके आने के लिए, unless he has agreed in writing, कि उसे राइटिंग में अपनी एग्री उसे एग्री होना पड़ेगा भी, ठीक है भी मैं अपनी मर्जी से लेके आ रहा हूँ। टू प्रोड्यूस देम विद द पर्सन सीकिंग टू प्रोडक्शन सच डीड्स और सच पर्सन दो हु ही क्लेम्स, राइट। तो वो अपनी मर्जी से लेके आ सकता है, कंपेल आप उसको नहीं कर सकते। सेक्शन 136 भी इसके साथ ही आपको रीड करना है, इट इज ऑल्सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेक्शन 135। The production of documents or electronic records which another person having possession could refuse to produce. No one shall be compelled to produce documents in his possession or electronic records under his control which any other person would be entitled to refuse. It means, for example, कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे किसी सर्वेंट के पास हैं, तो आप सर्वेंट को भी आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने मास्टर के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कीजिए, राइट। अनलेस जब तक उसे मैं कंसेंट नहीं देता कि तू प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। सेक्शन 137 बात करता है विटनेसेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल इंक्रिमिनेट हिम। फॉर एग्जांपल कि हमने किसी विटनेस से पूछा ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, ए ए इज आस्क्ड, ए से पूछा गया कि क्या आपने डी की हेल्प की थी, जो ए से पूछा गया कि क्या आपने बी की हेल्प की थी जो स्टोलन प्रॉपर्टीज को छिपाने में। ए कहता है ए कहते हैं जी मैं भी चुप रहना चाहूंगा कि आई डू नॉट वांट टू आंसर, कि अगर मैं आंसर करता हूं तो मुझे तो ये मेरे खिलाफ जाएगा, ये तो ये मुझे इंक्रिमिनेट कर सकता है, राइट।
तो क्या कोर्ट ए को कंपेल कर सकता है, भी आपको बताना ही होगा। तो ये हमें सेक्शन 137 कहता है कि कोर्ट कंपेल कर सकती है, और विटनेस ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि अगर मैंने इसका आंसर दिया तो ये मुझे कंपेल, तो मुझे इंक्रिमिनेट करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए जो सेक्शन 137 का प्रोवाइजो है, ये एक सेफगार्ड देता है कि जहां हम उस विटनेस को कंपेल कर रहे हैं भी आप अपना, कि आप आंसर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए कहता है भी हाँ जी मैंने बी को हेल्प की थी स्टोलन प्रॉपर्टीज छिपाने के लिए। नाउ इस नाउ अभी क्या एज अ रेशनल चीज क्या है कि अभी ए के ऊपर भी केस चलना चाहिए जो उसने ये एडमिशन किया है, राइट। बट लॉ क्या कहता है कि जहां हम एक तरफ हम उस पर्सन को कंपेल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें उससे सेफ गार्ड भी देना पड़ेगा कि हम, कि आपकी सिर्फ इस स्टेटमेंट से हम आपको इंक्रिमिनेट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास दूसरे एविडेंसेस हैं तो हम कर सकते हैं, अदर देन हम सिर्फ ही ओनली ऑन दिस बेसिस, आपकी स्टेटमेंट की बेसिस पे हम आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाएंगे। ठीक है जी। अभी हम इसको पढ़ते हैं। अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू इन द सूट और इन अ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इसकी मीन कि क्या लिखा है, एज टू एनी मैटर रेलिवेंट, कि हम क्यों ये सेक्शन क्यों कंपेल कर रहा है, बिकॉज कि कोर्ट क्या, बेस्ट एविडेंस क्या कहता है कि हर विटनेस को आप कंपेल कर सकते हो कि जो मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल एविडेंसेस हैं, जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, कि कोर्ट में सारे रेलिवेंट फैक्ट्स आए। सो अ विटनेस मस्ट आंसर ऑल रेलिवेंट क्वेश्चंस even if the answer may expose them to civil और criminal liability। ठीक है जी। तो इसके पीछे पर्पस क्या है, टू इंश्योर द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, कि कोर्ट में सच आए। सेकेंड चीज क्या है कि एट द सेम टाइम हम उस विटनेस को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन सिर्फ इस बेसिस पे हम नहीं चलाएंगे जो भी आप आंसर दोगे। ठीक है। is upon the ground that answer to such question will incriminate or may tend directly या indirectly to incriminate such witness, or that it will expose to tend directly or indirectly to expose the such witness to a penalty or a forfeiture of any kind। मतलब सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। अभी एक हमारा आगे प्रोवाइसो जो बात करता है सेफ गार्ड की, कि जब मैंने आपसे एक बात की कि ए से पूछा गया कि क्या आपने बी की हेल्प की थी स्टोलन प्रॉपर्टी को छिपाने के लिए। इफ ही से यस, अगर वो सच बोल रहा है, देन ये स्टेटमेंट को लेके आप ए के ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। बट अगर वो झूठ बोल रहा है तो यू कैन प्रोसिक्यूट ए फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस विच इज द ऑफेंस ऑफ परजुरी, जो पहले सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी था। ठीक है जी। तो आप उसको इस बेसिस पे आप उसको लाइबल कर सकते हो, अदर देन आप उसको अदर देन हमारे पास ये सेफ गार्ड होगा, राइट। 193 ऑफ द आईपीसी एंड हमारे बीएनएस में सेक्शन 229 है। तो ये बात करता है। अभी हम इसको प्रोवाइजो रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वर्ड यूज किया है, इट मीन्स कि इस बेसिस पे एफआईआर भी नहीं करवा सकते, और भी प्रोवाइडेड अगेंस्ट हिम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कि आप उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप उसके खिलाफ स्टार्ट नहीं कर सकते। ये तो बात थी इसकी, इस वाले पॉइंट की। हम बात करते हैं अभी इसकी। अ कन्विक्शन इज एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच विटनेस, कि अगर वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है तो जो भी उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती है वो इनिशिएट की जा सकती है, विच इज सेक्शन 229 ऑफ द बीएनएस, विच इज द ऑफेंस ऑफ परजुरी, राइट।
तो एक इसमें एक ना क्वेश्चन अराइज होता है कि एक हमारे पास आर्टिकल 20 क्लोज 3 है, आर्टिकल 20 क्लोज 3, एक तरफ हमारे पास सेक्शन 137 ऑफ बीएसए है। सेक्शन आर्टिकल 20 क्लोज 3 क्या कहता है कि कोई भी एक्यूज पर्सन को आप कंपेल नहीं करोगे टू गिव द इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, राइट। और इस यहाँ आप कह रहे हो कि आप कंपेल कर सकते हो, क्या इन दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट है? आंसर इज नो, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, बिकॉज द आर्टिकल 20 क्लोज 3 बात करता है सिर्फ एक्यूज पर्सन के बारे में। इट अप्लाइज ओनली टू द एक्यूज पर्सन, whereas section 137 is applies on the all witnesses and necessarily not to be the accused person, right? सेकंड पॉइंट हमारा है कि इसमें आपके पास प्रोटेक्शन किस चीज से है? बीइंग कंपेल्ड टू टेस्टिफाई, कि आप टेस्टिफाई आप ना करें, कि आपको कंपेल ना किया जाए। और इसमें क्या है, आपको प्रोटेक्शन किस चीज की है कि जो आपने कंपेल्ड यूज ऑफ कंपेल्ड टेस्टिमनी, कि जो आपने कंपेल होकर जो टेस्टिमनी दी है, हम आपको उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको कंपेल ना किया जाए, राइट। थर्ड पॉइंट है कि इसमें आप एक्यूज्ड को कंपेल नहीं कर सकते, बिकॉज एक्यूज्ड हैज अ राइट टू रिमेन साइलेंट। इसमें आप कंपेल कर सकते हो, विटनेस कैन बी कंपेल्ड, राइट। तो ये था कि आर्टिकल 20 क्लोज 3 एंड आर्टिकल 137 ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। इवन द सेक्शन 137 ऑफ द बीएससी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द आर्टिकल 20 क्लोज 3, राइट। तो ऐसी कुछ इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह या कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। अगर मैं बात करूं, हमने बात की थी सेक्शन 119 ऑफ द बीएससी, जो बात करता था प्रिजम्पशन की। जहाँ पे कोई पार्टी या यहाँ पे कोई विटनेस कोई चुप रहता है, तो हम क्या मान लेंगे कि जो अगर वो आंसर देता तो उसके एडवर्सली जाता है, मींस एडवर्स प्रिजम्पशन हम ले रहे हैं। और यहाँ पे हम इसको सेक्शन 137 में उस पार्टी को कंपेल कर रहे हैं, राइट। तो इसमें भी आप देख, इस एंगल से भी आप देख सकते हो कि अगर वो नहीं बोलता, फिर हम आप एडवर्स प्रिजम्पशन को ले लेंगे। अगर वो कंपेल, अगर वो बोल रहा है, तो हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 137। 138 हमने सेक्शन कर लिया था जब हमने इलुस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 119 बात की थी, कि जब हम अकम्प्लिस के बारे में बात की थी, ही इज ऑल्सो एन कॉम्पिटेंट विटनेस। बट अभी क्या चेंज आया है कि अभी उसकी कोरोबोरेशन करवानी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट वी मूव टू सेक्शन 139। 139 बात करता है नंबर ऑफ विटनेसेस की। ये इस सेक्शन के बारे में भी हमने बात की थी जब हमने कोरोबरेशन के प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, कि कोरोबरेशन की किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए क्या हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये बताया गया कि आप एक विटनेस को लेके आओगे, 5 विटनेस को लेके आओगे, 10 विटनेस को लेके आओगे, आप कितने विटनेस को लेके आओगे? ठीक है, तो सेक्शन 139 कहता है कि ऐसा कोई नंबर ऑफ विटनेस कुछ मैंडेटली नहीं है, कि जहां पे जब कोर्ट को आपने आपने सेटिस्फाई कर दिया, चाहे आपने कोर्ट को सेटिस्फाई सिर्फ एक विटनेस से कर दिया, चाहे आपने कोर्ट को सेटिस्फाई 2 विटनेस से कर दिया, सो इट इज सफिशिएंट। इट मींस कि जहां पे प्रोसिक्यूशन अपने पीडब्ल्यूज लेके आ रहा है, अपने विटनेसेस को लेके आ रहा है, फॉर एग्जांपल टोटल 10 विटनेस हैं, और कोर्ट 3 विटनेसेस में ही सेटिस्फाई हो गया या 2 में सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो कोर्ट कह देगा कि जो बाकी रह गए मैं इनका एविडेंस में नहीं ले रहा है, तो जहां पे उसे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट विटनेसेस नहीं है, राइट। तो आप इसमें देख सकते हो कि द एविडेंस मस्ट बी वेड नॉट काउंटेड, उसे तोला जाएगा, उसे गिना नहीं जाएगा। सो इससे हमें क्या बात पता लगती है? कोरोबरेशन इज द रूल ऑफ प्रूडेंस, नॉट ऑफ लॉ, राइट। बिकॉज द सोल विटनेस कैन ऑल्सो कॉज द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन। अभी हम सेक्शन को रीड करते हैं। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शेल
इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, कि कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई विटनेसेस नहीं है कि ये इतने विटनेसेस चाहिए ही चाहिए किसी चीज को प्रूव करने के लिए, राइट। अब ये मूव करते हैं सेक्शन, इसके अंदर अब वही जो हमने केस लो किया था, मारवाड़ी किशोर परमानंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, राइट। आप इसके अंदर वो केस लो फिर से इनको इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हो। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 10। अभी तक हमने बात की थी कि कौन कौन से विटनेसेस आएंगे, ठीक है जी, क्या क्या सिस्टम होगा। अगर मैं बात करूं सिविल लॉ की बात करूं, चाहे मैं आपसे क्रिमिनल लॉ की बात करूं, सिविल लॉ में ऑर्डर 18 से हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो चार्ज फ्रेम होने के बाद हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। एविडेंसेस कब आते हैं, अगर मैं बात करूं एविडेंस कब आते हैं, ट्रायल स्टेज में आते हैं। सो इट मीन्स कि हमारा बीएसए का रोल कब आता है, जब ट्रायल स्टार्ट होता है। उससे पहले एविडेंस लोग का कोई लेना देना नहीं है। तो एविडेंस खत्म कब हो जाते हैं, जब जजमेंट आ जाती है। सो अभी हमने चैप्टर नंबर 9 में बात की थी कि विटनेसेस कौन कौन आ सकते हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 10 में बात करेंगे कौन सा विटनेस पहले आएगा, उसका एविडेंस कैसे लिया जाएगा, कैसे देखा जाएगा कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये अभी हमें चैप्टर 10 बताएगा। सो इट मीन्स कि चैप्टर 10 इनेबल्स अस the tools to identify whether the witness is telling the truth or not, right। ये हमें टूल्स बताता है कि आप ये टूल्स यूज करके आप जान सकते हो कि वो विटनेस सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, या विटनेस पहले कौन सा आएगा, क्या ऑर्डर होगा, राइट। ये हमें बात करता है चैप्टर नंबर 10। नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 10। सेक्शन नंबर 140 बात करता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, विच मीन्स कि क्या ऑर्डर होगा, द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड, कि पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस लेके आएगा या डिफेंस अपना या एक्यूज्ड अपना विटनेस लेके आएगा, कौन लेके आएगा। द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ। द लॉ कौन सा लॉ जी, हमारे पास सिविल के लिए है सीपीसी, क्रिमिनल के लिए हमारे पास बीएनएसएस, बीएनएसएस, ठीक है। एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बिंग रिलेटिंग टू द सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, अगर इस इन लॉ में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ तो हमें ऑर्डर कौन बताएगा, कोर्ट बताएगा जी। ठीक है, आई होप इस पॉइंट को आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी मूव टू सेक्शन 141। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक हमने बात की थी रेलिवेंसी के बारे में, कि कौन कौन सी चीजें रेलिवेंट होगी। सेक्शन 141 बात करता है एडमिसिबिलिटी के बारे में, कि कोर्ट किस एविडेंस को एडमिसिबल करेगा। ठीक है जी, हमने बात की थी ना अभी, रेलिवेंसी इज बेस्ड अपॉन द लॉ। लॉ बताता है भी कौन सी चीज रेलिवेंट है या नहीं है, और डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट डिसाइड करती है कि मैंने कौन से रेलिवेंट एविडेंस को एडमिसिबल करना है या नहीं करना है। हम अभी बॉडी को रीड करते हैं, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आपसे आपको इससे पता लग गया होगा कि यहाँ पे डिस्क्रिशन है कोर्ट। व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, द जज में आस्क द पार्टी मीन्स कि जो पार्टी लेके आ रही है, प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द अलेज्ड फैक्ट, अगर वो प्रूव हो जाए, इफ अप्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट, कि आप ये मैं मान गया भी आप एविडेंस लेके आ रहे हो, पहले मुझे ये बताओ कि ये वाला एविडेंस इस केस से कैसे रेलिवेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा कोर्ट का टाइम सेव होगा। अगर मैं पार्टी को सीधा अलाउ कर दूं कि आप अपने फैक्ट को प्रूव करो कि ऐसा हुआ था, पहले अब ये प्रूव करो कि ये वाला फैक्ट हमारे केस से रेलिवेंट कैसे है, राइट। एंड द जज शैल एडमिट evidence if he thinks that the fact if approved would be relevant and no otherwise, कि जहां उसे लगता है कि ये चीजें रेलिवेंट है तो कोर्ट उसे एडमिट
एडमिसिबल कर लेगा, राइट। सबसेक्शन 2, इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी approved is one of which evidence is admissible only upon the proof of some other fact. फॉर एग्जाम्पल कि जहां पे मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि जो ये विल है ये एक्स पर्सन की है जो डिसीज्ड है, तो पहले मुझे क्या प्रूव करना चाहिए कि हाँ जी सर एक्स पर्सन वो मर चुका है। फिर उसके बाद मैं ये प्रूव करूंगा कि उसका जो ये विल है वो ठीक है। अगर मैं पहले विल प्रूव करने लग जाऊं तो ये सेंस नहीं बनती। इफ द फैक्ट प्रूव टू बी proposed to be approved is one of the evidence is admissible only upon the proof of some other fact। अगर ये चीज प्रूव होगी कि वो पर्सन मर चुका है उसके बाद ही उसकी विल की बात आएगी ना। सच लास्ट मेंशन फैक्ट must be approved before evidence is given of the fact first mentioned, right। कि आपको पहले ये प्रूव करना है कि वो बंदा मर चुका है। unless the party undertakes to give a proof of the fact the court is satisfied with such undertaking, right। कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कोई चक्कर नहीं भी आप आने दो, कोई आप उसको बाद में प्रूव कर देना फिर आप ऐसा कर सकते हो, अदर देन आप ऐसा आप नहीं कर सकते। थर्ड, इफ द रेलिवेंसी ऑफ एनी alleged alleged fact depends upon the another alleged fact being first proved, it means कि फॉर एग्जांपल कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो चाहे आप पहले आप बॉम्ब ब्लास्ट को आप प्रूव कर दो, चाहे आप ये प्रूव कर दो कि सर ये पर्सन कॉन्स्पिरेसी में थे, तो आप चाहे चाहे पहले आप कॉन्स्पिरेसी को आप अप्रूव कर दो, चाहे आप बॉम्ब ब्लास्ट को प्रूव कर दो, इट इज अप टू यू, ठीक है। If the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit, कि जज परमिट कर सकता है कि आप पहले बॉम्ब ब्लास्ट को प्रूव कर दो या पहले आप कॉन्स्पिरेसी को प्रूव कर दो, राइट। The judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is approved or require evidence to be given of the second fact before the evidence of given of the first fact। चाहे आप फर्स्ट फैक्ट को अप्रूव कर लो चाहे आप सेकंड फैक्ट को आप अप्रूव कर दो, राइट। नाउ वी मूव टू सेक्शन 142 एंड 143। सेक्शन 142 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की। ये कहते हैं कि जी एक होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है जी, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन और एक होता है री एग्जामिनेशन। एक होता है री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ए वर्सेस कोई केस है, ए वर्सेस बी। ए कहता है कि सर मैं फलाना फलाना विटनेस को बुलाना चाहता हूँ, विटनेस एक्स आ गया। नाउ ए उससे पूछेगा भी तो आपने क्या क्या देखा। मीन्स जो पार्टी बुला रही है वो क्या करती है, चीफ करती है। अभी पढ़ो, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एक्स बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम दैट इज ए शैल बी कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। कि जो पार्टी बुला रही है अगर वो कुछ एग्जामिनेशन कर रही है हम उसे क्या कहेंगे, इन चीफ कहेंगे। ठीक है जी। एक्स ने कहा जी मैंने देखा था बी को कि वो चोरी कर रहा था ना, बी क्या करेगा इसका क्रॉस एग्जामिन करेगा, ठीक है। तो द एग्जामिनेशन डन बाय द एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। अभी इसको पढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है जी। अगर हम बात करें री एग्जामिनेशन की, जहां पे हमने क्रॉस कर लिया, बी कहता है मैंने तो वो जो तू शर्ट बता रहा है कि रेड शर्ट में था, मैं तो तब शर्ट येलो शर्ट में था, तू झूठ बोल रहा है। अभी ए कहता है सर कुछ डाउट्स हैं जो अभी आपको भी क्लियर नहीं हो रहे, जो क्रॉस एग्जामिन करने से बी के कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करनी जरूरी हैं। तो फिर से ए क्या करेगा, इसका री एग्जामिन करेगा टू एक्सप्लेन द
मैटर्स डेट आर रेफर्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, या कोई चीजें रह गई, ठीक है, कोई चीजें बाद में पता लगी, तो ए उस चीज का फिर से इसका क्या करेगा, री एग्जामिनेशन करेगा। तो ये दो वजहों की वजह से होगा कि जहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जो चीजें क्रॉस में आई, या कोई न्यू मैटर्स आ गए, ठीक है जी, तो आप री एग्जामिनेशन कर सकते हो। अभी हम पढ़ते हैं द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही री एग्जामिनेशन होगा बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम। हाँ जी, इसको किसने बुलाया था, ए ने बुलाया था। शैल बी कॉल्ड द री एग्जामिनेशन, राइट। ये तो हमने पढ़ लिया भी, चीफ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है। अभी बात आ गई भी पहले क्या आएगा, जो भी मैंने आपको बताया भी ऑर्डर, ये बताया गया हमें सेक्शन 143 में कि क्या ऑर्डर होगा। द विटनेसेस शैल बी कॉल्ड एग्जामिन इन चीफ, द एग्जामिन विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, कि पहले उनका चीफ होगा, देन क्रॉस एग्जामिन, फिर उसका क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, देन री एग्जामिन किया जाएगा। अब आप पढ़ो, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स, कि अगर इसकी इच्छा है, अगर ये चाहता है कि मैं इसको क्रॉस करूं, ठीक है, फिर वो कर सकता है। अगर वो नहीं करना चाहता तो उसका क्रॉस हम नहीं मानेंगे, तो हम चीफ को ही सीधा एविडेंस मान लेंगे। देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स, कि अगर एक ही इच्छा है कि मैं इसे फिर से री एग्जामिन करूं तो वो कर सकता है, देन कोई जरूरत नहीं है, राइट। सेकंड सबसेक्शन, द एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू द रेलिवेंट फैक्ट्स। इट मीन्स कि आप इन दोनों में रेलिवेंट क्वेश्चंस को पूछोगे, ठीक है, बट the cross examination need not to be confined to the facts which the witness testified on the reason, means कि जो फॉर एग्जांपल ए ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि उस दिन बी ने कौन सी शर्ट पहनी थी, ही सेज टी शर्ट ऑफ रेड कलर। तो जरूरी नहीं है कि जो ये बी है सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है, एक आर्ट होती है कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के आपको एक तरीका आना चाहिए। तो पहले बी क्या पूछेगा, आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछेगा कि उस दिन तू क्या कर रहा था, तो तू कहाँ से आया था, ठीक है, उस दिन तू उसी रूट से क्यों आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो इन चीफ में चाहे नहीं भी पूछे, बट हम वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सो इट आप देख सकते हो कि क्रॉस एग्जामिनेशन का दायरा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू द इन चीफ एग्जामिनेशन, राइट। सबसेक्शन थर्ड, अभी बात आ गई री एग्जामिनेशन की। द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। इट मीन्स कि जो चीजें इस क्रॉस एग्जामिनेशन के पॉइंट्स को एग्जामिन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप री एग्जामिनेशन अब कर सकते हो। एंड इफ न्यू मैटर्स इज इंट्रोड्यूस इन री एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, परमिशन ऑफ कोर्ट चाहिए, कि कोर्ट की परमिशन के साथ आप न्यू मैटर्स को लेके आ सकते हो, राइट। फिर जब आपने न्यू मैटर्स को कोर्ट में ले आए, फिर बी क्या कहेगा कि सर मैं इसे क्रॉस एग्जामिनेशन मैं इसे फिर से करना चाहूंगा, राइट। द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिन अपॉन दैट मैटर, राइट, बिकॉज बी का भी हक है ना उस चीज को अपोज क्रॉस करने का, राइट। तो ये था हमारा री एग्जामिनेशन का लो। तो अभी एक ना केस आप लिख सकते हो। इन द केस ऑफ पन्नायार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2010 सुप्रीम कोर्ट, इसमें बताया गया था कि एज ए जनरल रूल क्या है, नो न्यू मैटर्स बी टेकन इन री एग्जामिनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, that the re-examination must be confined to the matters that are stated in chief and in cross examination.
बट देर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि री एग्जामिनेशन कैन बी डन ऑन न्यू मैटर्स विच डिडंट कम इन अक्रॉस एग्जामिनेशन, कि ऐसे मैटर्स जो अक्रॉस में भी नहीं आए और जो पहले चीफ में भी नहीं आए, तो ऐसे कोई न्यू मैटर्स को मैं री एग्जामिनेशन में ले सकता हूँ। बट कोर्ट जब अपनी परमिशन देगा तो वो क्या लिखेगा कि कोर्ट, व्हेन द कोर्ट finds it necessary to explain for better clarity of the material facts, कि जहां उससे क्लैरिटी आएगी उस चीज से तो वहां पे वो री एग्जामिनेशन के लिए अलाउ कर सकता है, अदर देन वो नहीं करेगा। ठीक है जी। हमने पढ़ लिया कि ए ने बुला लिया, बी ने बुला लिया, क्या कोर्ट भी बुला सकता है? क्या कोर्ट भी किसी विटनेस को बुला सकता है अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? यस, अंडर सेक्शन 168 कोर्ट के पास एम्पल पावर्स हैं कि वो किसी भी विटनेस को बुला सकता है फॉर गिविंग द एविडेंसेस, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं कि जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन का मेन जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कि टू चेक द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, कि जो वो विटनेस है क्या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कि उसको हमने तोड़ना है। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? एक आर्ट है कि हमने उस विटनेस को तोड़ना है। आप उस विटनेस को कैसे तोड़ोगे? सबसे पहली चीज आप कहोगे, उसे तोड़ोगे रिगार्डिंग द क्रेडिबिलिटी, कि सर ही इज स्ट्रोक विटनेस, राइट। सेकंड चीज कि सर इसने पहले फॉर्मल स्टेटमेंट्स, या हम लिख सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस, कि सर इस विटनेस ने पहले तो कुछ और कहा था, अभी ये कुछ और कह रहा है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू चेक द वेरासिटी ऑफ द विटनेसेस, राइट, टू impeach the accuracy, credibility and journal value of the evidence given by such witness in chief examination, right। तो इसका मेन पर्पस यही है कि हमने विटनेस को तोड़ना है। नेक्स्ट, सेक्शन 144। सेक्शन 144 बात करता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, किसी विटनेस को हमने बुलाया सिर्फ डॉक्यूमेंट लाने के लिए, तो आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करोगे। जहां फॉर एग्जांपल जहाँ 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 पे फॉर एग्जांपल हमने सेक्शन देखा था ना, सेक्शन 135 या 136 में, एक सेकेंड। हाँ जी। जहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे हमने देखा था 135 या 136 में, कि जहाँ पे हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या टाइटल डीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए विटनेस को कह रहे थे, तो जहाँ पे पार्टी को विटनेस टाइटल डीड्स या अपने डॉक्यूमेंट्स ले भी आई तो वो विटनेस नहीं बन जाएगी, राइट। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट ओनली, लिख लो यहाँ पे आप, डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट, राइट, and cannot be cross examined unless and until he is called as a witness, right। जब तक उसे एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा तब तक उसे हम विटनेस नहीं कहेंगे। सो इट मीन्स हम उस पर्सन को क्रॉस एग्जामिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेक्शन 145। सेक्शन 145 बात करता है विटनेस टू द करेक्टर, जो हमने बात की थी सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50, जो करेक्टर विटनेसेस की बात कर रहे थे, कि आप उन विटनेसेस का आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, ये हमें सेक्शन 145 अलाउ करता है। विटनेसेस टू द करेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन, राइट। ये बहुत ही सिंपल सेक्शंस हैं। नाउ वी मूव टू सेक्शन 146, which is the very important topic, leading questions। इसके ऊपर मुझे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट।
तो लीडिंग क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जो आपके जो उस क्वेश्चन के बीच में ही आपको आंसर सुजेस्ट कर रहा हो। मस्ट मतलब क्वेश्चन suggesting an answer. फॉर एग्जाम्पल ए ने, जैसे हमने किया था ना ए वर्सेस बी, ए ने एक्स को एक्स विटनेस को कोर्ट में बुलाया, उसका चीफ करते हुए उसने पूछा कि तूने ही देखा था ना बी को येलो शर्ट में। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन में आंसर ही दे रहा हूँ कि उसने क्या बोला है, हाँ यस ओनली, राइट। तो उसे याद आ जाएगा। तो इट मीन्स कि मैं उसे क्वेश्चन के बीच में ही आंसर दे रहा हूँ। दैट इज द लीडिंग क्वेश्चन। क्या ये चीजें अलाउ होनी चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है नो। जब हम बात कर रहे हैं चीफ की या री एग्जामिनेशन की, यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन अलाउड एज जनरल रूल नहीं है। बट आप क्रॉस एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हो, बिकॉज हमने पहले बात की थी कि क्रॉस एग्जामिनेशन का दायरा बड़ा है एज कम्पेयर टू द चीफ और द री एग्जामिनेशन। अभी हम सेक्शन 146 को पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1 बात करता है कि लीडिंग क्वेश्चंस होते क्या हैं। Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question, right? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एग्जांपल इसमें प्रॉपरली फिट बैठता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन द इन चीफ, कि अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है तो आपको चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछना। अगर आपने पूछना भी है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी है, राइट। थर्ड पॉइंट, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी क्रॉस एग्जामिनेशन में क्यों पूछे पूछे लीडिंग क्वेश्चन क्यों अलाउड है। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं कि आप चीफ एग्जामिनेशन में या री में आप कब पूछ सकते हो। सबसेक्शन थर्ड बात करता है द कोर्ट शैल, आप सिर्फ तब पूछ सकते हो जब आपको मैजिस्ट्रेट अलाउ कर दे। वो अलाउ कब करेगा? फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि जहां पे आपके क्वेश्चन ही इंट्रोडक्टरी हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा है कि कि 26 तारीख को संडे था ना। तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, तो इनमें आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। या कोई ऐसे क्वेश्चन जो डिस्प्यूट में नहीं है, तो वहां भी आप लीडिंग क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है विच हैव इन इट्स ओपिनियन हैव ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, कि कोई चीजें पहले सफिशिएंटली प्रूव हो चुकी हैं, तो वहां पे उनके ऊपर मैं लीडिंग क्वेश्चंस को पूछ सकता हूँ। फोर्थ हमारा पॉइंट है जो इसमें नहीं लिखा हुआ, हॉस्टाइल एविडेंस। जहां पे आपका विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है, जहां पे आपका विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है, जब जो हम इसके ऊपर हमारे लिए जो जो आपका विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है, मीन्स कि फॉर एग्जांपल पहले उसने कहा था कि मैंने बी को देखा था, अभी वो कह रहा है अभी मैंने उसको नहीं देखा, मीन्स वो हॉस्टाइल हो गया, अभी वो झूठ बोलने लग गया। ठीक है, तो इट इज कवर्ड इन सेक्शन 157 ऑफ द BSA, कि जहां पे वो हॉस्टाइल हो गया। नाउ द पार्टी जिसने उसे बुलाया था, ए पर्सन, अ पर्सन, ठीक है, ए वर्सेस बी था ना। तो जिसने पार्टी ने उसे बुलाया था एक्स विटनेस को, तो ये उसको हम लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये मैं जब हॉस्टाइल विटनेस हम बात करेंगे फिर आपको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अभी बात आती है भी क्रॉस एग्जामिन में क्यों अलाउ है। बिकॉज हमने पहले भी बात की कि क्रॉस एग्जामिन में जो दायरा होता है लीडिंग क्वेश्चंस का वो बहुत ही एक बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा मेन पर्पस क्या होता है वाइल डूइंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, कि हमने विटनेस को फंसाना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक्स कह रहा है कि मैंने बी को देखा था, तो मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा बीइंग डिफेंस काउंसिल, कि बी से पूछूं क्या उस समय
अब अंधेरा नहीं हो चुका था क्या? उस समय आपके आगे एक गाड़ी नहीं खड़ी थी, एक ट्रक नहीं खड़ा था? तो ये भी क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि जब आप देखे थे, जब आप उसे देख रहे थे, तो क्या उसके साथ उसकी वाइफ भी थी? ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चंस आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो, इसमें कोई सीन नहीं है। फोर्थ सबसेक्शन हमें अलाउ करता है, फोर्थ सबसेक्शन, लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आप इससे क्रॉस एग्जामिनेशन से, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अब जब मैं आपसे बात कर रहा था कि आप हॉस्टाइल विटनेस से भी आप पूछ सकते हो, ऐसा क्यों है कि जब ए ने विटनेस को, एक्स विटनेस को बुलाया कि आप आके कोर्ट में अपनी गवाही दो, अभी वो पर्सन आके मुकर गया कि ऐसा नहीं था, कि उस मैंने बी को मैंने नहीं देखा। नाउ ए पर्सन, जिस उस पार्टी ने उसे बुलाया था, नाउ ही हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन सच विटनेस जो उसके खिलाफ ही गवाही दे रहा है। तो इट मीन्स कि अभी ए उसका क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा। तो अभी हमने बात की कि क्रॉस एग्जामिन में तो लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड हैं। सो इस, तो अब इनडायरेक्टली हम हॉस्टाइल विटनेस से लीडिंग क्वेश्चंस पूछ पूछ सकते हैं। सो दैट्स वाई ये 1 2 3 4 ये पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव फॉरवर्ड विद सेक्शन 147 ऑनवर्ड्स। हार्डली हमारे 2 या 3 लेक्चर्स और लगेंगे, वुड बी कंप्लीट द बीएसए। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर किसी को कोई भी लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या इसके अंदर मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए कोई, अगर आप लो ग्रेजुएट्स हैं या भी आप कर रहे हैं और कोई आपको काउंसलिंग चाहिए, हर मंडे को हमारी फ्री काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। आप फ़ोन करके अपना स्लॉट बुक भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप उसमें से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।